सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान और आपका इस प्रज्ञा लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको पॉक्सो लॉ जो है आपका पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ प्रीएम्बल के बारे में छोटी छोटी जानकारियां दी थी। उसी के आगे हम बढ़ते हुए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इसके इंडेक्स के बारे में कि ये जो पॉक्सो एक्ट है जिसके मैंने बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स बनेंगी, उसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो 3-3, 5-5 मिनट की ये आपकी वीडियोस होंगी। उसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि जो सवाल आपके सामने इंटरव्यू में, मेंस में और प्री में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये जो आपका पॉक्सो एक्ट 2012 है, इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली कहां से। जैसा कि आपको पता ही है, आपने देखा है आर्टिकल नंबर 15 जो है वो कहता है कि किसी व्यक्ति के बीच में, कोई भी पर्सन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। आपने सब चीजें पढ़ी हुई है। इसलिए ही क्या हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी का निर्माण किया गया है, क्योंकि वो सबके ऊपर अप्लाई होती है, हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होती है। ये बात आपको पता है ना। वहां पर धर्म देखा जाता है, ना कोई कास्ट, ना कोई रेस, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज वहां पर नहीं देखी जाती है किसी व्यक्ति को देखते हुए। इसीलिए वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी तरीके का। लेकिन आप अगर देखोगे तो आर्टिकल नंबर 15 जो है वो जब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, जबकि संविधान ने तो बच्चे को, बड़े को, सबको एक समान अधिकार दिए हैं। तो फिर ऐसा क्यों, ये तो कन्फ्लिक्ट कर दिया। तो उसी को हम यहां पर देखते हैं, आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3 जो है आपका, वो ये कहता है कि ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं जिनका इतने समय से शोषण हो रहा है, तो वो अपने राइट को लेकर के इतने अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है और वो वल्नरेबल नेचर के होते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी, स्टेट की। इसलिए संविधान के अंदर एक आर्टिकल का निर्माण किया गया, आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3। ये कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब स्टेट कहां डिफाइन कर रखा है, तो स्टेट को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल नंबर 12 में, और वहां बताया गया है कि स्टेट का मतलब पार्लियामेंट से है, लेजिस्लेशन से है, हाई कोर्ट, मतलब वो अथॉरिटीज जो लॉ को बनाती हो। तो यहां पर आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट क्या कर सकती है, शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द चिल्ड्रंस एंड विमेन्स। तो वहां पर चिल्ड्रन है ना, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन, और वो स्पेशल प्रोविजन क्या है, पॉक्सो एक्ट। और इसी वजह से पॉक्सो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया और इसको क्या मिल गई, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई। तो आप इसी बात के बारे में कहां पढ़ोगे, इसी पॉक्सो एक्ट के प्रीएम्बल में पढ़ोगे। ये आपका एक अच्छा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ऐसे ही जितने भी बच्चों से रिलेटेड कानून हैं वो आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज नंबर 3 से ही क्या हुए हैं, वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उनको वहां से प्राप्त हुई है। इसी वजह से, नहीं तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसे चैलेंज करना चाहता तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट मान करके इस पर रिट पिटीशन फाइल करके इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकता था। लेकिन आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3 क्या कर रहा है, इसको इसको संवैधानिक के दायरे में रखा है इस एक्ट को। जैसे कि आपके सामने अगर और देखोगे एक्ट, जैसे कि जेजे एक्ट है, इसको भी आपने देखा होगा, डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आप कहोगे इसका तो बच्चे से रिलेशन ही नहीं है, लेकिन महिलाओं से तो है। तो मैंने क्या कहा कि बच्चों के लिए और स्पेशली महिलाओं, विमेन से रिगार्डिंग ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपका पॉश एक्ट है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है। जो कई वर्क प्लेस पर काम कर रही है और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए तो वहां पर पॉश एक्ट काम करता है। तो ऐसे कुछ एक्ट, जैसे कि आपको पता है IROW, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन, प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, तो उससे रिलेटेड जो है एक्ट IROW भी है आपके सामने। जो ये सारे एक्ट क्यों बता रहा हूं मैं, ये सारे के सारे एक्ट आपके आरजीएस के सिलेबस में है। तो आपको इस आर्टिकल नंबर 15 की क्लॉज नंबर 3 से ये सारी जानकारियां मिल रही हैं
कि कैसे कोई स्पेशल लॉ जो बनाया गया है उसको संवैधानिक अधिकार मिला है, प्राप्त हुआ है। नहीं तो आप अगर देखोगे तो आर्टिकल नंबर 14 जो है उसका भी वॉयलेशन हो रहा है और 21 का भी वॉयलेशन। क्लियर हो गई मेरी बातें? तो ये एक मेन कड़ी थी जिसको आपको समझना और पढ़ना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहीं पर आप अगर इस पॉक्सो की इंडेक्स देखिए, पॉक्सो में क्या बता रखा है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। तो इसे पढ़ने के लिए आप इसे इंडेक्स को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो इंडेक्स में देखना है टोटल सेक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो आपको पता चल रहा है टोटल सेक्शन 46 है। ठीक है, फिर हमें ये पता चलता है कि टोटल चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर कितने हैं, तो 9 चैप्टर हैं। अब इन चैप्टर को और सेक्शंस को डिवाइड कैसे करेंगे, तो कहते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर दो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया हो पॉक्सो एक्ट का, वो बना दो। दूसरा सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ ये एक बना दो, और तीसरा यहां पर बना दो प्रोसीजरल लॉ, इसको ऐसे डिवाइड कर दो। अब ये हमने डिवाइड क्यों किया है इसके बारे में समझ लो। प्रिलिमिनरी का मतलब है प्रारंभिक, ये इंट्रोडक्शन बताता है पॉक्सो एक्ट कहां अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, किन के ऊपर अप्लाई होगा, किन के लिए कानून बनाया गया है, ये सारी बातें बताएगा आपको प्रिलिमिनरी भाग। तो इसे कैसे डिवाइड करोगे, तो यहां पर सेक्शन बता रखे हैं इसके टोटल, सेक्शन नंबर 1 और 2। चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 ही डील करता है इससे। लेकिन सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप चाहो तो इसे और अच्छे तरीके से बताने के लिए लिख सकते हो राइट्स को जो डिफाइन करता हो, ड्यूटीज को जो बताता हो, और जो किसके बारे में बात करता हो, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की जो बात करता हो उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन आपको पता है ये पॉक्सो एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस से डील करता है, ये ऐसे ऑफेंसेस से डील करता है, तो यहां पर राइट्स और ड्यूटीज की तो बात हो ही नहीं सकती। तो हम किसकी बात करेंगे यहां पर, सब्सटेंटिव लॉ के अंदर लायबिलिटीज की। जो लायबिलिटीज का मतलब है पनिशमेंट से, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट कर दे, सेक्सुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ कर दे, तो फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होगी, उसको क्या सजा होगी, क्या लायबिलिटी होगी। तो हमारे सामने राइट्स और ड्यूटीज का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्रिमिनल नेचर का लॉ है। तो हमारे यहाँ पर लायबिलिटीज की बात हो रही है, और ये लायबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ की कहां बताई हुई है, इस पॉक्सो एक्ट में। तो आपको पता चलेगा सेक्शन नंबर टोटल 3 से लेकर के 18 तक के सेक्शंस कवर करते हैं इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर है आपके 2, 3, 4, ये 3 चैप्टर इसको कवर करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें? साथ ही साथ आपके सामने एक और चैप्टर खुल के आता है यहाँ पर, वो है प्रोसीजरल लॉ से डील करता है जो। अब आप कहोगे कि भाई प्रोसीजर का यहाँ पर क्या संबंध है, ये तो सीआरपीसी में प्रोसीजर बता रखे हैं। ऐसा नहीं है, स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत प्रोसीजर बताए गए होते हैं, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी बात की गई है। तो अब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोसीजरल लॉ से संबंधित कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सीआरपीसी से संबंधित हैं। तो वो कहां किस चैप्टर में बता रखे हैं, तो पहले तो सेक्शन देखिए कितने से कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन यहां पर 19 से करीबन करीबन 46 है। जैसा कि मैंने कहा टोटल नंबर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्शन 46, चैप्टर कितने थे, 9। तो यहां पर पहला चैप्टर इसमें आ गया, 2 और 3 और 4 इसमें आ गए। तो अब यहां पर बचा आपका कौन से, तो यहां पर चैप्टर आ गया आपका 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर। तो देखो कितने आसानी से इसे समझ सकते हो। अब कहोगे कि सब्सटेंटिव लॉ में ऐसी क्या चीजें हैं, तो बिल्कुल सब्सटेंटिव लॉ ऐसा है जैसे कि आपका आईपीसी, आईपीसी से डील करते हुए जो सेक्शन है पॉक्सो एक्ट में भी सेम ऐसी तरीके के हैं। इसी तरीके से प्रोसीजरल लॉ, जैसे कि यहाँ सीआरपीसी यहां पर बता रखा है इन सेक्शंस में, ऐसे ही डील करता है आपके सीआरपीसी से। ठीक है, तो आगे की जो भी बातें करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।